जय हिंद दोस्तों। 25 मार्च 2025 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने, यानी इंडिया ने पुरुष और महिला कबड्डी 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट करें, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को जीत लिया है, यानी कि दोनों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीता है और भारतीय महिला टीम ने भी इंग्लैंड को ही हरा करके यह खिताब जीता है। कबड्डी की अगर हम बात करें तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में मैदान पर 7 खिलाड़ी होते हैं और साथ ही 5 रिजर्व खिलाड़ी भी होते हैं। कबड्डी का खेल 40 मिनट का होता है। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या डिस्कस करते हैं। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कर्लिंग में 4, फुटबॉल में 11, फुटसाल में 5, हॉकी में 11, हॉकी 5S में 5, आइस हॉकी में 6 और बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बीच वॉलीबॉल में 2, लाक्रोस में 10, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और सैपक टकराव में 3 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करेंट अफेयर्स की PDF और क्लास नोट ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर मंथली करेंट अफेयर्स की PDF का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की ई बुक आपको मिल जाएंगी मंथली करेंट अफेयर्स की। इसके अलावा बहुत सारी जो PDF है वो आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आप राजा गुप्ता सर के कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 200। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुई है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया है, यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस अवसर पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था, तो उसी में शामिल हुई थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, तो इसकी स्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह हैं। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, चलिए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 किसी भी राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि विधानमंडल का प्रावधान हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 168 में है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। रायपुर इसकी राजधानी है। रमेन ढेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। जिलों की संख्या 33 है। इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित हैं।
यहाँ के कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं जैसे नागरी दुबराज चावल, जीरा फूल धान, वस्त्र ढोकरा, वस्त्र लकड़ी शिल्प और वस्त्र लोह शिल्प। ये सभी जीआई टैग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार अब कितने निवेश तक के उद्योग को सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। यानी कि अगर किसी उद्योग में 2.5 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज बोला जाएगा, यानी कि सूक्ष्म उद्योग बोला जाएगा। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को बदला है। ठीक है, तो टर्नओवर और निवेश के आधार पर ये परिभाषाएं बदली गई हैं और ये परिभाषाएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। चलिए समझते हैं कि एमएसएमई के टर्नओवर और निवेश मानदंडों में किस प्रकार का संशोधन हुआ है, यानी कि किस प्रकार से परिभाषाएं बदली गई हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी उद्योग में 2.5 करोड़ रुपए का निवेश होता है और 1 वर्ष में 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है तो उसे हम सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे। और अगर किसी उद्योग में 25 करोड़ रुपए का निवेश होता है और 100 करोड़ रुपए का 1 वर्ष में टर्नओवर होता है तो उसे हम लघु उद्यम बोलेंगे। और अगर किसी उद्योग में 125 करोड़ रुपए का निवेश होता है और 500 करोड़ रुपए का 1 वर्ष में टर्नओवर होता है तो उस उद्योग को हम मध्यम उद्योग बोलेंगे। ठीक है, ये नई परिभाषाएं आई हैं, यानी कि अब इसमें संशोधन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सनमार समूह के चेयरमैन विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। यानी डेनमार्क की सरकार के द्वारा विजय शंकर को नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, ये जो सनमार समूह है यह चेन्नई में स्थित है और उसके चेयरमैन है विजय शंकर। तो अभी हाल ही में उन्हें डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट काउंसलर सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। यहाँ के राजा हैं फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन। प्रधानमंत्री कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। और करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। दोस्तों, आपको याद रखना है कि डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो नॉर्डिक देश उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन देश आते हैं। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है मूर्तिकार राम सुतार को। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है सुनील मित्तल को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है इनक्वाइस को। 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है सूर्य बाला को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल वाचेलेट को। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 दिया गया है अनिल प्रधान को। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयारा एनर्जी ने खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो दोस्तों, जो नयारा एनर्जी नाम का संगठन है ये गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य का कंजर्वेशन करेगा, इसके अलावा उसे रिवाइवल भी करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी हाल ही में गुजरात सरकार और नयारा एनर्जी के बीच में समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत नयारा एनर्जी खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आपको याद रखना है कि ये जो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है यह गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है और ये खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर साइट भी है। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि के पर्यावरण में सुधार करना, स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा देना, अभ्यारण्य के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। तो ये इसका उद्देश्य है। चलिए कुछ प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य डिस्कस करते हैं। जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये भरतपुर राजस्थान में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में,
नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा में, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटका में, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, वखीरा अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में और समसपुर अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, नंदूर मदमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में और होकेरा वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो गोरखपुर है ना, ये हरियाणा का गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर है जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इस बात की घोषणा किसने की है? केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। दोस्तों, गोरखपुर में ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन में कटौती करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करना। इसके अलावा दोस्तों, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक और घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिस्कस करते हैं तो काकरापार है गुजरात में, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कलपक्कम है तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नरोरा है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना 1991 में। कैगा है कर्नाटक में, स्थापना इसकी सन 2000 में हुई थी। रावत भाटा है राजस्थान में, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तारापुर है महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और कुडमकुलम ये है तमिलनाडु में, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो तुर्की के अंताल्या में भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यह प्रणति नायक का जिम्नास्टिक विश्व कप में पहला मेडल है, इस बात को आप नोट करिएगा। और जो प्रणति नायक हैं वो 2 बार की एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हैं। अमेरिका की जैला हैंग ने गोल्ड मेडल जीता था इसी प्रतियोगिता में और अमेरिका की ही क्लेयर पीस ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और प्रणति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर WPL का खिताब जीता है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 134 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में टॉप पर रहा है। दीप्ति शर्मा ICC महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गई हैं। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से अभी हाल ही में निलंबन हटाया है। सुनील छेत्री की 40 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में फिर से वापसी हुई है। इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन अब इन्होंने संन्यास वापस लिया है और वो इंटरनेशनल फुटबॉल में वापस आ गए हैं। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। फीफा ने 2026 विश्व कप से 3 देशों को बाहर रखा है, पाकिस्तान, रूस और कांगो, ठीक है। तो इन 3 देशों के नाम आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा सर्वम AI के साथ। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने नागरिकों के लिए आधार प्रणाली की सुरक्षा और पहुंच को बढ़ाने के लिए सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सर्वम AI के साथ समझौता किया है या साझेदारी की है। इस समझौते का उद्देश्य है AI संचालित वॉइस इंटरैक्शन धोखाधड़ी का पता लगाना और बहुभाषी समर्थन प्रदान करना। UIDAI का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी और इसके वर्तमान में CEO हैं भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, सैपक टकराव विश्व कप 2025 के डबल्स स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है।
पटना बिहार में आयोजित किए जा रहे सैपक टकराव विश्व कप 2025 के डबल्स स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में म्यांमार की टीम ने गोल्ड और जापान और ईरान की टीम ने संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने डबल्स स्पर्धा में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जबकि पुरुषों में थाईलैंड ने गोल्ड और म्यांमार ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, ये जो सैपक टकराव विश्व कप आयोजित किया जा रहा है पटना बिहार में, इसका समापन 25 मार्च को होगा। सैपक टकराव की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया का यह एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी बांस से बनी एक विशेष गेंद, जिसे सैपक बोला जाता है, को पैरों, सिर, घुटनों और छाती की मदद से खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गेंद दिखाई दे रही है और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो पाँव से गेंद को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं। जिस प्रकार से आपने वॉलीबॉल देखा होगा उसी प्रकार से ये खेल खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 2025 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। दोस्तों, यह दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई थी और इसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ट्यूबरक्लोसिस नामक रोग होता है, यानी टीबी होता है। रॉबर्ट कोच को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज के लिए 1905 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, 12 नवंबर को विश्व अमोनिया दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अलग से मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। SRFI इंडियन टूर 2025 का एकल खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस जलपोत का जलावतरण किया गया है? तपस्या। इनिमेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक को किसने लिखा है? उत्पल कुमार ने। कैच द रेन अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? पंचकुला, हरियाणा। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। पोट्टी श्री रामुलु की 25 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति भवन। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? वायु सारथी पहल। और जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया है, वह कौन थे? मुक्केबाज। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन को। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें रियासतों के शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त किया गया था। 27वां संशोधन हुआ था 1971 में। इसमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें लोकसभा में
545 सीटें की गई थी। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, इसमें सिक्किम को भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे हम लघु संविधान बोलते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। और 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य को डाला गया था या जोड़ा गया था। तो कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो CR पाटिल वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर CR पाटिल बताया हुआ था। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको GK GS की जो ई बुक है वो पिक्चर सहित मिल जाएंगी, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी GK GS की ई बुक है। ये सभी कोर्स आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी कोर्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे।